नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबका स्वागत करता हूं महिला पर्यवेक्षक की ऑब्जेक्टिव रिवीजन सीरीज में। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का ये उसका तीसरा पार्ट है। हम आपको पहले ही बता चुका था सर कि हम 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट पढ़ेंगे इस अधिनियम से, और चौथे पार्ट में इन पूरे तीनों पार्ट को हम रिविजन करेंगे केवल। तो जो बच्चे शुरुआत से नहीं पढ़े जरूर जाके पहला और दूसरा पार्ट देखिए, आज तीसरा पार्ट देखिए, क्योंकि चौथा जो क्लास आएगा उसमें पूरे 31 क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे। और उसमें हम कारण या डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, क्योंकि इसके हर एक पार्ट में हम अच्छे से उसको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। क्लियर हो गया बात? मैंने पहले ही बोला है कि हड़बड़ाइए मत कि 50 क्वेश्चन दे दीजिए सर, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, टाइम है भी, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालिए, मगर प्रिसाइजली डालिए, एक्यूरेट डालिए, क्योंकि आपका एक गलत आंसर सेलेक्ट करना आपको पूरा सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। क्लियर हो गई बात है? चलिए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास आपको फिर बता दूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और उसका आंसर होगा। मगर आपको क्वेश्चन और ऑप्शन सुनने के बाद वीडियो पॉज करना है, कमेंट में जाके आंसर टाइप करना है, फिर वीडियो प्ले करके देखना है कि आपका आंसर जो आप टाइप किए हैं वो सही है या नहीं। ऐसा हर क्वेश्चन में आपको आंसर टाइप करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको बता दूं इसके बहुत फायदे। जब आप आंसर टाइप किया और आपका आंसर टाइप किया वो सही निकल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब आप आंसर गलत हो गया तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि अरे इसका आंसर तो मैंने गलत टाइप किया था सर के क्लास में, एग्जाम में सही आंसर ये था, वो आपको पता रहेगा कि सही आंसर तो वो था, तो एग्जाम में आपसे वो गलती नहीं होगी, है ना। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो एग्जाम में गलती करने से बच जाएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छा है कि आप आंसर जरूर टाइप करें। सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत होगा तो आपको याद रहेगा। क्लियर? चलिए चलते हैं क्लास की ओर। और इसका मेन पर्पस है रिवीजन के लिए। तो आप जिस भी संस्थान से जहाँ से जुड़े हुए हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस स्तर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही। और आप पढ़िए, क्योंकि हर संस्थान अपने स्तर पर बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है। और आकर मगर तैयारी, आप रिवीजन करना, क्वेश्चन के स्तर देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हैं उन सबको समझने के लिए, रणनीति समझने के लिए, थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, खुद की रिवीजन करने के लिए जरूर अर्जुना से जुड़े और यहाँ पे आकर के बिल्कुल फ्री आप रिवीजन कीजिए। क्लियर हो गया बात? चलिए चलते हैं हम लोग अब क्लास की ओर। हमारे अर्जुना क्लासेस में CGPSC प्री मेंस, प्री कम मेंस, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, व्यापम और साथ ही साथ आपके फीमेल महिला परीक्षा के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। आप जिस भी चीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इच्छुक है उनके लिए बात है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी और एक खास बात है महिला परीक्षक वाले की, कि इसमें फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा है। इसका मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का अंतर हम लगभग खत्म करने की ओर हमारा पहला कदम है। भैया बच्चे भले घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, उन्हें आप आने बिलासपुर पढ़ने, तो वहीं से बैठ करके उनको लाइव डाउट क्लास मिलेगा। मतलब पहले वीडियो देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, कुछ डाउट हो गया तो डाउट पूछ लिए इस लाइव क्लास में आकर के, हमारे अर्जुना डिजिटल क्लास के ऐप में। उनको पहले टाइम और डेट बता दीजिएगा, इस टाइम पे आपका लाइव क्लास आने वाला है डाउट वाला, आप ज्वाइन कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, टीचर आपको वहाँ रिजॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात है? इसे मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज इसके पूरे क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिनके आधार पर बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हुआ है। अभी ACF में 18 लोगों को सिलेक्शन हुआ, PSC प्री में, PSC मेंस में, PSC फाइनल में, सब में। तो उन सब के मार्गदर्शन में क्लास रेडी हो रही है, तो उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो जरूर इसका लाभ उठाइए। और किसी भी चीज़ के लिए जानकारी के लिए इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत का मैसेज आया, कॉल आया, सर कि महिला पर्यवेक्षक का पुस्तक कब आएगा अर्जुना क्लासेस का? आएगा भी कि नहीं? तो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है ना। उसका भैया कवर पेज भी रेडी हो चुका है, अब लॉन्च होगा कुछ ही दिनों में। और आपको उसकी सबसे खास बात बता दूं कि जो पहले ही महिला पर्यवेक्षक बने हुए अधिकारी हैं और उस अधिकारी से प्रमोट होकर और बड़े अधिकारी पद पे पहुंच गए, उनके विशेष मार्गदर्शन में और खासकर हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर के विशेष मार्गदर्शन में पुस्तक तैयार हो रही है। तो उस पुस्तक से 100% गारंटी भैया क्वेश्चन आपको देखने एग्जाम मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको मतलब फायदा पहुंचना ही पहुंचना है। मैं बहुत निश्चित इस चीज़ को लेकर के। तो जरूर पुस्तक आने वाला है, हड़बड़ा के किसी भी पुस्तक का भी आप पैसा वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अच्छी क्वालिटी कुछ पुस्तक है, जरूर आप जुड़िए और उससे अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए। और अर्जुना की पुस्तक आने वाली है। चलिए चलते हैं हमारे क्लास की ओर। सर आज 440 पद में एक पद अपने लिए फिक्स कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, उसका जरूर देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 3 पढ़ने पड़ेगा। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे, तो चलिए आज हम चलते हैं, यही सारे वो क्वेश्चन थे। ठीक, तो हम 20 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं सर। तो आज हम 21 नंबर से चालू करेंगे। आ गया? हाँ, पेपर लीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम सर शुरुआत करने वाले हैं। आइए आते हैं सर। प्रश्न 21 क्या कह रहा है, देखिए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सुरक्षा बल का प्रयोग कर सकता है। तो इस अधिनियम की किस धारा में बात कही गई है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे वो सुरक्षा बल का, पुलिस का उपयोग कर सकते हैं इस अधिनियम पे रोक लगाने के लिए, इसके तहत कोई कार्यवाही करने के लिए। ये बात कही गई है धारा 6 में, बात कही धारा 7 में,
धारा 13 में या धारा 20 में। तो इस गाना गा दूं आपको लिए क्या कि अगर आप इसको रिवीजन क्लास से नहीं जुड़ते हैं तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं तुम फीमेल हूं ना भाई, मैं मेल हूं तो एग्जाम में बैठूंगा नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। इससे आपको जुड़ना है। सर क्या गाना गा रहे हो, क्यों गाना गा रहे हो, आंसर बताओ ना आप। सही आंसर है सर इसका धारा 13, और इसलिए गाना गाया तब आपको याद रहे कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब याद रहेगा ये चीज। हाँ सर, कि धारा 13 में बात किया गया है मजिस्ट्रेट के सुरक्षा बल के प्रयोग करने की बात। इसमें तेरा घाटा मैं मजिस्ट्रेट बन जाता और सुरक्षा बल भेजवाता तुझको डंडा खिलवाता। अब आपको याद रहेगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कितना याद रखेंगे, इसलिए उसको फन के साथ एंजॉय के साथ पढ़िए, है ना। यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फन एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तभी आपको याद रहने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। तो बाल विवाह को शून्य कराने की याचिका आप किस न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, बताइए। ए जिला न्यायालय में दायर कर सकते हैं, बी उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, सी ए और बी दोनों में दायर कर सकते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। इस स्तर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कंफ्यूजन होना लाजमी है, तय है। आप आंसर टाइप कीजिए। आप पढ़े ही नहीं है, सर मैं पढ़ा ही नहीं, पहली बार क्लास देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट थ्योरी पढ़ा ही नहीं, फिर भी आंसर टाइप कीजिए ना, ताकि आपको याद रहे। गलत करेंगे तो आंसर याद रहेगा, ठीक है। थ्योरी में जब आप पढ़े जाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा वहां पे, कह रहे आपको तो पहले से पता था, ठीक। इसका सही आंसर है सर केवल जिला न्यायालय। तो जितने भी ए और बी मारे भैया उनका हो गया टाटा बाय बाय खत्म। क्या हो गया, टाटा बाय बाय खत्म वही वाला चीज, ठीक है। चलिए, तो केवल जिला न्यायालय में ही आपके बाल विवाह को शून्य कराने के लिए याचिका आप दायर कर सकते हैं। याद रखेंगे इस बात को। क्यों सर, ऐसा कारण बता रहा था कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं, क्योंकि भारत में बहुत ही अधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं। अब सोचिए उतना सारा बाल विवाह का केस अगर हाईकोर्ट में पहुंचने लगे तो एक राज्य में 10,000 बाल विवाह हो रहे हैं। उतने 10,000 लोग उठ करके अगर चलेगा भैया हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट बहुत ऊंची पद है भैया, बहुत सारे ऊंचे डिसीजन लेने होते हैं, बहुत ही आपके माइलस्टोन डिसीजन लेने हैं। अगर उन बाल विवाह के केसेस को सॉल्व करेगा तो बड़े डिसीजन कैसे ले पाएगा, उनके ऐसी कार्यभार बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए इनको निचले स्तर पर जिला न्यायालय में ही निपटारा करने की बात कही गई है, ताकि जो जिस जिले का है उसी जिले में भैया अपना केस दायर करे, वहीं पे उसका मुकदमा चले, वहीं पे उसका फैसला हो जाए। दूसरा, लोगों को सहूलियत भी होगी ना। जैसे छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट कहाँ है, बिलासपुर में। अब आप बस्तर में रह रहे हैं तो आपको बार-बार बिलासपुर आना पड़ेगा। आप सरगुजा में है, बलरामपुर में है, तो आपको बार-बार बिलासपुर आना पड़ेगा। तो लोगों की सहूलियत की दृष्टि से भी जिला न्यायालय को ही रख दिया गया है, शून्य कराने के अधिकार दे दिए गए हैं, उच्च न्यायालय को नहीं रखा गया है। बस, तो सिंपल अब आपको याद रहेगा, कारण सहित मैंने बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले के 2 पार्ट है, वहाँ भी हर एक क्वेश्चन पे ऐसे हम कारण सहित डील किए हुए हैं। तो जरूर जो आप पहली बार देख रहे हैं जाकर के इससे पहले के 2 पार्ट जरूर देखिए, कि उसके बाद जो चौथा पार्ट आएगा उसमें पूरे ये 30 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे भैया, और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, है ना। उसको फटाफट रिवीजन करेंगे हम 30 मिनट 35 मिनट में लगभग पूरे 30-31 क्वेश्चन देख लेंगे। इसलिए जरूर आप जुड़िए और पहले 3 पार्ट को खत्म कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है। ए बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 6 माह पहले दी जा सकती है। बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व दी जा सकती है। बालक के वयस्कता की आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष पूर्व दी जा सकती है, या कभी भी की जा सकती है। क्वेश्चन क्या है, क्या रहे और ऑप्शन क्या दे रहे, उसको पहले प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है। तो अर्जी दे कहाँ सकते हैं, तो जिला न्यायालय में। मगर अर्जी कब दे सकते हैं, कहाँ देंगे, तो जिला न्यायालय। मगर कब देंगे, कब दी जा सकती है, उसका केस दिया हुआ है। आप कब दे सकते हैं भैया, बाल विवाह को शून्य कर दीजिए। तो बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 6 माह पहले आप ये अर्जी दे सकते हैं क्या। बालक वयस्क नहीं हुआ है, वयस्क होने से 6 माह पहले आप ये अर्जी दे सकते हैं क्या। या बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पहले आप ये अर्जी दे सकते हैं क्या। या बालक के वयस्कता की आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष पहले आप इसकी अर्जी दे सकते हैं, या कभी भी इसकी अर्जी दे सकते हैं। बताइए, इसका सही आंसर बोला ना। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप समझिए भैया कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप हल्के में पढ़ रहे हैं थ्योरी तो नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, इसलिए बहुत गहनता से पढ़िए, समझिए। और ये बता दो, किसी भी संस्थान से आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, और वहाँ के टीचर के द्वारा भी ये पॉसिबल नहीं है कि 1 आध घंटे क्लास में उसके आपको सारे आयाम समझा सके। इसलिए
थ्योरी पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि थ्योरी में टीचर हर एक बात को इंक्लूड कर दे ये पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी कोचिंग संस्थान के टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बी इसका सही आंसर है कि बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व ही आप अर्जी दे सकते हैं बाल विवाह को शून्य घोषित करने की। तो याद रखेंगे 2 वर्ष पूर्व ही, कैसे याद रहेगा, 2 साल का सजा 1 लाख रुपए जुर्माना, वैसे आता तो वहाँ 2 साल की सजा और 2 वर्ष पूर्व, इसलिए 2 का कनेक्शन याद रखिए इसमें, ठीक। इसमें 2 लोगों का शादी होता है, लड़का लड़की का, इसलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बाल विवाह के संबंध में असत्य कथन है। क्या है असत्य कथन? पहला कि बाल विवाह से जन्मे बच्चे अधर्मज होते हैं। अब जो इससे पहले वाला पार्ट देखे होंगे उनसे बहुत आसानी से बनने वाला है, क्योंकि वहाँ अच्छे से समझाया हूँ कि अधर्मज क्या है, धर्मज क्या है। चलिए पढ़ते हैं कि बाल विवाह के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो आपको गलत कथन चुनना है ना, ये बात ध्यान रख लीजिए। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से रखिए। क्वेश्चन 1, बाल विवाह से जन्मे बच्चे अधर्मज होते हैं। बाल विवाह के संबंध में अर्जी जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। और चौथा, 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है। इनमें से कौन से कथन है जो कि असत्य हैं? पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान चीज दिया हुआ है। चलिए पहले बता दें, बाल विवाह से जन्मे बच्चे अधर्मज नहीं धर्मज कहलाते हैं। क्योंकि कहने का मतलब क्वेश्चन क्या करे बता दूं, तो ये बाल विवाह किसी का हो गया कि लड़के लड़की का बाल विवाह हो गया, दोनों नाबालिग तो विवाह हो गया और उनकी एक संतान उत्पत्ति हो गई, तो जो संतान उत्पन्न हुआ है वो धर्मज है या अधर्मज। अब धर्मज अधर्मज क्या होता है? धर्म के रूप, देखिए धर्मज का धर्म के रूप, धर्म के अनुरूप जन्मा हुआ बच्चा वो हो गया धर्मज। और अधर्मज मतलब अधर्म के अनुरूप जन्मा हुआ बच्चा। इसका मतलब सामान्य भाषा में समझिए, धर्म मतलब लीगल है वो संतान, अधर्मज मतलब इलीगल है वो संतान। तो अगर किसी का बाल विवाह हुआ तो उनसे जो बच्चा उत्पन्न हुआ क्या वो इलीगल होगा या लीगल होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। लीगल मतलब धर्मज, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके इस तरीके से। तो जो लीगल होगा उसको धर्मज बोल रहे हैं, इलीगल होगा उसको अधर्मज बोल रहे हैं। तो क्या बाल विवाह से जन्मा हुआ बच्चा अधर्मज होता है? तो आंसर है नहीं सर, वो धर्मज होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की उसमें क्या गलती, उसको थोड़ी पता था कि उसके माता पिता बाल विवाह कर रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर भैया उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए ना माता पिता करनी का। हाँ सर, इसलिए बच्चा हमेशा ही धर्मज है, तो ध्यान रख लीजिए इस केस में। इस केस में आते हैं सेकंड पे, तो भैया पहला वाला असत्य है, ठीक, तो पहला कथन असत्य मिल गया है। आते हैं अगले पे, तो देखिए 2 और 4 तो खत्म, 3 और 4 भी खत्म, क्योंकि एक है ही नहीं, या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा, सीधा सीधा बच गया। आते हैं अगले नेक्स्ट पे, बाल विवाह के संबंध में अर्जी जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो आप इससे पहले ही पढ़े थे कि अर्जी कहाँ डालेंगे, जिला न्यायालय में डालेंगे। और शून्यकरण करने के लिए कब डाल सकते हैं? 2 वर्ष पूर्व डाल सकते हैं वयस्कता से, है ना भाई। यहाँ जाए इसके बाद जिला न्यायालय में डालेंगे तो सत्य कथन है और आपको असत्य छाटना है, तो ये तो नहीं है भैया सत्य, ये सत्य कथन है। बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर पर राज्य पर भी लागू है, सही बात। पुडुचेरी को छोड़ करके आप पहला पार्ट देखेंगे तो पुडुचेरी को छोड़ के बाकी संपूर्ण भारत पर लागू है, इसका मतलब भैया ये भी कथन है सत्य। तो आपको असत्य छाटना था, तो 2 और 3 तो हो गए सत्य। तो बचा क्या? आते हैं चौथे पे, 21 आंसर नहीं पकड़ा गया आपका। जैसे आपको भैया 2 सत्य है 3 सत्य है, 2 सत्य 3 सत्य, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, बचा एक ही, एक आ रहा है। फिर भी हम पढ़ते हैं, 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है। ये बात भी भैया क्या है आपका? असत्य है, क्योंकि यहाँ 21 वर्ष से कम उम्र का पुरुष बालक कहलाता है और महिला के लिए है 18 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है। तो यहाँ 18 वर्ष होता तो सही होता, 21 वर्ष देश लिए गलत है, तो 1 और 4 है गलत। क्लियर हो गई बात? चलिए, उन्होंने बहुत समझा के पढ़ा रहे हैं, इसलिए आंसर होगा इसका 1 और 4 ऑप्शन ए। इसे समझिए, जब इसका लाऊंगा सब क्वेश्चन तो वहां समझाऊंगा नहीं, है ना। आइए, और ये बताइएगा कि क्या जब आप थ्योरी खुद से पढ़ रहे हैं तब आपको इतना समझ में आ रहा है? नहीं यार, तो भैया थ्योरी सही जगह से पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए, है ना। चलिए, मैं फिर बोलूंगा, किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि उस 1-1.5 घंटे के अधिनियम के क्लास में आपको सारे आयाम समझा सके। वो आपको खुद ही वहां से कॉमन सेंस, एक नॉर्मल समझ विकसित करना होगा अधिनियम को लेकर के, और साथ उसके मल्टी डायमेंशनल सोच को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझना होगा। इसमें टीचर की गलती नहीं है, उनको ब्लेम मत कीजिए, किसी संस्थान को ब्लेम मत कीजिए, है ना। सब अपने स्तर पे बेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए ही परिश्रम कर रहे हैं, ठीक। आइए आते प्रश्न 25 पर, और बाल विवाह के अंतर्गत नियम कौन बना सकता है? तो बाल विवाह के अंतर्गत कौन नियम बनाएगा? केंद्र सरकार नियम बनाएगा, बी राज्य सरकार नियम बनाएगा, या सी ए और बी दोनों, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नियम बनाएंगे, या डी
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियम बनाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत? बताइए कौन इसमें नियम बना सकता है? इसका सही आंसर सर केवल राज्य सरकार। जो पार्ट 1 देखा होगा उसको आंसर पता होगा, है ना, कि राज्य सरकार ही नियम बना सकता है। और किसी भी अधिनियम, चाहे कोई भी आप अधिनियम पढ़िए, वहां किसी अधिकारी को नियम बनाने का अधिकार नहीं होता है। अधिकारी केवल उसमें रोक उत्पन्न कर सकता है, ठीक, उसको प्रतिबंध लगा सकता है, उससे जुड़े साक्ष्य एकत्रित कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है, ये सब अधिकारी के काम है। बाकी दंड देने का काम भी न्यायालय का है ना, सब चीज याद रखिए। नियम बनाने का काम सरकार का है, ये बात याद रखिए, नहीं विधायिका का होता है कोई भी नियम बनाना है तो। आते हैं प्रश्न 26 पर। बाल विवाह के बंधन में आने वाला पक्षकार यदि अवयस्क है तो अर्जी किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? कहने का मतलब बाल विवाह के बंधन में, जो बाल विवाह के बंधन में आ रहा है, इसको बाल विवाह हो रहा है, बंधन में आने वाला अगर पक्षकार, जो पक्षकार कर रहे हैं बाल विवाह, अगर वो अवयस्क है तो अर्जी किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी भैया? उस अवयस्क के संरक्षक के द्वारा, मतलब जो बच्चों को भैया संरक्षक है, उनके माता पिता, उनके द्वारा अर्जी डाल दी जाएगी, ठीक, या वाद मित्र के द्वारा डाल दी जाएगी, ठीक, या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा डाल दी सकती है, या उपरोक्त सभी के द्वारा आप अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं। बाल विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार यदि अवयस्क हैं तो अर्जी कौन प्रस्तुत करेगा, बताना है आपको। संरक्षक, वाद मित्र, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या उपरोक्त सभी। संरक्षक का मतलब समझेंगे जो बाल विवाह से संरक्षण प्रदान करना चाहता है। जैसे कि भाई कोई बच्चे का बाल विवाह करा रहे हैं, उसका माता पिता मैं चाहूँ नहीं इनका बाल विवाह नहीं होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए इनका, तो जाके भैया मैं केस कर दिया, अर्जी कर दिया कि बाल विवाह हो रहा है, रोकिए उसको, है ना। चलिए माता पिता वाला मत समझिए संरक्षक से। तो वाद मित्र, संरक्षक, वाद मित्र, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जैसे मैं देखा वहाँ बाल विवाह हो रहा है, 2 बच्चों की शादी कराई जा रही है, तो मैं संरक्षक के तौर पर, कि उनका संरक्षण करना मेरा फर्ज है, मैं आम नागरिक हूँ देश का, तो उनका इस साथ गलत मत हो, इसलिए मैं एक संरक्षक के तौर पर जाके अर्जी डाल सकता हूँ क्या भाई फलानवा के घर में, ढिमकनवा के घर में आपका बाल विवाह हो रहा है, उसको रोका जाए। दूसरा वाद मित्र, जिस तरीके के वादों से जुड़े हुए मुद्दों को देखते हैं, बाल विवाह से जुड़े वाद पर जो विचारणीय है, जो कोई एनजीओ वाली संस्था हो गई है ना, जो इसी चीज के क्षेत्र में कार्य करती है, तो वो भी अर्जी दायर कर सकते हैं। तीसरा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी स्वयं भी, जैसे मैं कंप्लेंट जाके किया, तो बाल विवाह अधिकारी अपने स्वयं संज्ञान लेकर के भी उसके ऊपर अर्जी दायर कर सकते हैं कि भैया ये क्राइम हो रहा है और चलिए इस पर एक्शन लिया जाए। तो तीनों ही उपरोक्त सभी इसके ऊपर भैया आपकी अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण व अभिरक्षा का आवेदन किसके समक्ष किया जा सकता है? अब कौन करेंगे तो आपको बता दिए, संरक्षक, वाद मित्र, अधिकारी, ये सब करेंगे, मगर किसके समक्ष करेंगे भैया? तो बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण, मतलब उस बालक का केस करेगा। अब शादी हो गई और शादी के बाद कोई बालक का जन्म हो गया, है ना, संतान उत्पन्न हो गया, तो बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण व अभिरक्षा का आवेदन किसके समक्ष किया जा सकता है? ठीक, अब बाल विवाह से कोई बच्चा के जन्म हो गया, भाई बाल विवाह हुआ था और उसे किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो उस बच्चे के भरण पोषण और अभिरक्षा से जुड़ा हुआ जो भी आपका आवेदन है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे आप? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, महानगर मजिस्ट्रेट के सामने, जिला न्यायालय के सामने, या जिला मजिस्ट्रेट के सामने? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, बहुत जरूरी है आंसर टाइप करना, है ना, बताइए। इसका सही उत्तर है सर जिला न्यायालय के सामने। याद रहेगा, इससे पहले आप जिला न्यायालय देखे थे, यहाँ आप जिला न्यायालय देख रहे हैं, तो जिला न्यायालय को ध्यान में रख लीजिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल विवाह अधिनियम में जिला न्यायालय के संबंध में अब कौन सा कथन गलत है? जब जिला न्यायालय हम पढ़ लिए, तो बताइए इसके संबंध में, जिला न्यायालय के संबंध में ही कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है, गलत चीज को छांटना है। आइए पढ़ते हैं। एक है बाल विवाह को निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दी जाती है। 2, कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता है। जो भी कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय होता है ना, वो जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तीसरा, प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होता है। या चौथा, जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है। जो जिला मजिस्ट्रेट है वो जिला न्यायालय हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम साहब, क्या डीएम साहब जिला न्यायालय हो सकते हैं? तो ये डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है, मगर कभी भी वो जिला न्यायालय नहीं होगी। तो ये तो स्पष्ट होगा कि ये गलत है सर। तो 4 जहाँ पे उसको देखिए सर, 4 इसमें है, 4 यहाँ पे है,
तो एक और सी तो आंसर होगा, ए और सी तो आंसर होगा नहीं, बच्चा बी और डी। अब एक भी आप और पता चला आपको तो आप स्पष्टली आसानी से आंसर छाट लेंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। एक तो आपको मदद कर दिया है मैंने, 4 में 2 ऑप्शन गायब कर दिया है, कौन बने करोड़पति की तरह 50-50 ऑप्शन लगा दिया है। तो आप बताइए सही आंसर क्या है, बताइए। आंसर लॉक कर दिया जाए, नहीं तो लॉक कर देते हैं। ये इसका सही आंसर होगा जी 2 और 4। 4 तो गलत ही है, ठीक। तो भैया मगर 2 भी गलत है। ये कुटुंब पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता बोला है, तो गलत बात बोल दिया है। इसका मतलब कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब वो सब भी जिला न्यायालय के अंतर्गत समाहित होते हैं, बात का ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो 2 भी गलत है, 4 भी गलत है। अब हम चारों को सही करके पढ़ लेते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है, तो नहीं, जिला मजिस्ट्रेट कभी जिला न्यायालय नहीं हो सकता। प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होता है, तो हाँ भाई, जो भी सिविल न्यायालय होगा प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय ही जिला न्यायालय होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में आता है, ये भी सही बात है। और बाल विवाह को निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी डाली जा सकती है, ये भी सही बात है। क्लियर। तो इसमें गलत क्या थे हमने उसको देख लिया, चारों सही होंगे तो उसके क्या रूप होंगे वो देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन सबको अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकता है। प्रश्न 29 पे चर्चा करते हैं कि बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को कितना दंड दिया जा सकता है। तो बाल विवाह करने वाला जो भी वयस्क पुरुष है, वयस्क पुरुष मतलब भैया वो 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है और वयस्क हो चुका है, 24-25 साल का अधेड़ा उम्र का आयु हो, किसी बच्ची से विवाह कर रहे हैं, है ना। जिसका 18 साल नहीं हुआ, ऐसे 16 साल की बच्ची से 14 साल की बच्ची से विवाह कर रहे हैं, तो बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को कितना दंड दिया जा सकता है। और वयस्कता किसके आधार पर आपको बता दिया था सर, वोटर आईडी आप दे रहे हैं वोट, है ना। तो भैया 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप वयस्क हो गए हैं। मगर लड़कों के अनुसार विवाह की उम्र 21 वर्ष है, तो आप 18 वर्ष हो गए तो वयस्क हो चुके थे। 18 के बाद 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में कभी विवाह करेंगे आपको दंड होगा। तो 18 के बाद आप ये नहीं कि शादी कर लेंगे, नहीं, आप 21 साल नहीं हुआ था, 21 के बाद आप शादी करेंगे, उसके बाद भी किसी नाबालिग लड़की शादी नहीं करेंगे, दोनों बात याद रखिएगा। आइए, तो बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को कितना दंड दिया जा सकता है। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों भी दे सकते हैं। 3 वर्ष का कारावास या 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो इससे पहले जो आप पढ़े थे उसमें इसमें कंफ्यूज होंगे आप, सर इससे पहले तो हम पढ़े 2 लाख रुपए, 2 वर्ष का जुर्माना और 1 लाख रुपए जुर्माना, 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों। सर यहाँ क्या मुद्दा है, इसका सही आंसर देख के आप हिल जाएंगे। सही आंसर भैया वही 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। मैंने पहले ही बोला था, पुराने पार्ट देखिए ना आप, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आपसे बनेगा, देखना जरूरी है। क्लियर। तो जब भी भैया जो बाल विवाह करेगा 2 साल का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। या तो 2 साल का कठोर कारावास दे दिए, या केवल 1 लाख रुपए जुर्माना दे के छोड़ दिए, या फिर दोनों ही लागू कर दिए, कठोर कारावास भी जुर्माना भी। ठीक। चलिए आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति कैसी होती है। अब आपको जो अपराध आप कर रहे हो कि उसकी प्रकृति कैसी है। असंज्ञेय और जमानतीय है, मतलब क्या उसमें जमानत मिल सकता है, ठीक, और उसमें कोई खुद से संज्ञान नहीं ले सकता। संज्ञेय है या अजमानतीय, संज्ञान तो ले सकते हैं मगर जमानतीय नहीं, जमानत नहीं मिलेगा। तो संज्ञेय है और अजमानतीय है, ठीक। संज्ञेय और जमानतीय है, संज्ञेय मतलब कोई भी संज्ञान लेके उस पर एक्शन ले सकता है मगर जमानत हो जाएगा, या असंज्ञेय है मतलब कोई संज्ञेय उसको संज्ञान में ले ही नहीं सकता, ठीक, उसके ऊपर एक्शन ले ही नहीं सकता, खुद से एक्शन नहीं ले सकता। तो क्या है इसका मतलब। अब देखिए ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करेगा, असंज्ञेय जमानतीय, संज्ञेय अजमानतीय, संज्ञेय अजमानतीय, असंज्ञेय। अब बोलने में ही ऐसा लग रहा है क्या क्या बोल रहे हैं सर, दिमाग में वैसे दौड़ेगा खिचड़ी की तरह। अगर आपको एग्जैक्ट प्रिसाइजली वो वर्ड याद नहीं है तो भैया आपसे एग्जाम में गलती होने के चांसेस 100% है। इसलिए मैं पहले ही बोला था, फिर बोलूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन एक दिन में पढ़ना मायने नहीं रखता, है ना। कम पढ़ें, उसको एग्जैक्टली करके एकदम 100%, 100% याद रखें, उसको अच्छे से हम रिवीजन करें, ये मैटर करता है। इसी उद्देश्य के साथ ही मैं हर दिन 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि उस 10-10 क्वेश्चन को यहाँ पढ़े तो बहुत दिन है। अगर आपका 1 महीना भी है तो एक दिन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो लगभग 300 क्वेश्चन हो गया अधिनियम से ही, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और 1 महीने से ज्यादा टाइम है तो घबराने की बात नहीं है। तो आराम से आप पढ़िए, लगभग 500-700 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेंगे और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पर मुद्दे की बात बस यही है ना कि आप ज्यादा के चक्कर मत रहिए, कम पढ़िए, एक्यूरेट पढ़िए, एग्जैक्ट पढ़िए, दिमाग में उसको स्टेबल रखिए, रिवीजन करते रहिए।
ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो ना ही आपको याद रहेगा, ना आप प्रिसाइजली पढ़ पाएंगे, ना एक्यूरेटली पढ़ पाएंगे, ना रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ से बचिए, डिमांड मत कीजिए सर ज़्यादा क्वेश्चन कराइए ना, नहीं, अभी बहुत टाइम है, मत हड़बड़ाइए, शांति दिमाग से धीरे धीरे अपने अंदर डालिए, उसको आत्मसात कीजिए। इसका सही आंसर है सर संज्ञेय और अजमानती, अर्थात कोई भी बाल विवाह जैसे केस को देख करके स्वयं संज्ञान ले सकता है, संज्ञान ले सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है, और उस अगर एक्शन ले लिया और अगर दंड हो गया तो अजमानती है, कोई जमानत नहीं मिलता उसमें। तो संज्ञेय होना मतलब भैया उसके ऊपर संज्ञान ले लेना, उसको एक्शन में ले लेना है ना, उसके ऊपर एक्शन ले लेने का अधिकार होना, तो संज्ञेय तो है ही। और अजमानती है, एक बार किसी को सजा मिल गई तो उसको अजमानत है, जमानत नहीं मिलेगा, ठीक है, अजमानती है, उसमें आप जमानत नहीं ले सकते। तो संज्ञेय और अजमानती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अधिकांश कानून संज्ञेय और अजमानतीय ही होते हैं, जैसे आप टोनी प्रताड़ना देखेंगे वो भी संज्ञेय और अजमानतीय ही मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिए इन दोनों शब्दों को, आप कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन में, ठीक है। और सर इसको याद करने का आसान तरीका क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, एम और सगा, क्या सगा, सगा को थोड़ा तोड़ के बोलिए, स अगा, स से संज्ञेय, अगा से समझिए अजमानतीय, तो सगा में सगा, स अगा, तो स से संज्ञेय, अगा से अजमानतीय हैगा। ये नियम किसने हैगा, तो संज्ञेय और अजमानतीय हैगा, तो स अगा, ए मोर सगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन है। अब जो अधिकारी है उसके कार्यों के संबंध में क्या गलत कथन है वो बताना है, कौन अधिकारी के कार्यों के संबंध में क्या गलत कथन है वो बताना है। पहले क्वेश्चन अच्छे समझिए, जो अधिकारी है उसके कार्यों के संबंध में क्या गलत बात बोला कि उसको आपको बताना है। पढ़ते हैं, ए बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना उसका काम है। हाँ भाई, अनुष्ठान बाल विवाह अगर हो रहा है तो उसका अनुष्ठान को रोकना उसका काम तो होगा, तो सत्य कथन है। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए साक्ष्य एकत्र करना। हाँ भाई, जो जासी बात है, जो भी अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को उल्लंघन करेगा उन व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करना भी उसका काम होना चाहिए। सही है सर ये भी। बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को दंडित करेगा, ये सही है कि नहीं आप बताइए। और चौथा, बाल विवाह के मुद्दे पर लोगों को जागृत करेगा, जागृत भी करेगा, जाहिर सी बात है। तो हाँ सर, एक भी सही, बी भी सही, डी भी सही, क्योंकि जागृत करना भी लोगों को कि बाल विवाह गलत कुप्रथा है, इससे दूर रहिए, ये रूढ़िवादिता है, इनसे आप मत कीजिए, इसमें बहुत नुकसान होता है, बच्चों के मेंटल फिजिकल सारे हेल्थ को इसमें नुकसान पहुंचता है। तो सब चीज़ भैया जागरूक करना भी उनका काम है ना, साक्ष्य एकत्रित करना भी उनका काम है, अनुष्ठान को रोकना भी उनका काम है, मगर दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय के पास होता है। इसलिए आंसर इसमें जो गलत कथन छांटना था होगा सी, होगा सी। और जो इससे पहले पार्ट देखे होंगे उसमें मैं स्पष्टली ये शब्द दोहराया था कि अधिकारी कभी भी उसको रोकने का काम करेगा, साक्ष्य एकत्र करने का काम करेगा, लोगों को जागरूक करने का काम करेगा, दंड नहीं दे सकता, क्योंकि दंड देने का काम है न्यायालय का। क्लियर? जो प्रीवियस को वीडियोस देख रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से आसानी से इसका आंसर बनेगा। तो चलिए आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो धन्यवाद। और फिर बोलूँगा कुछ शब्द, अब अपने लिए थोड़ा बात करूँ कि देखिए, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही दिल से जुड़ करके ये क्लास लेके आ रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन और क्या आप और नज़दीक पहुँच सके, है ना, आपको एक हेल्प हो सके अर्जुना की तरफ से। मगर मुझे समझ में तब आएगा कि भाई आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है जब आप लाइक्स अधिक से अधिक करें, शेयर अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक व्यूज़ जाए, है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग इसके ऊपर कोई ऐड वगैरह लगा कर जबरदस्ती व्यूज़ नहीं ला रहे हैं, है ना। हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे जो जेन्युइन है उन तक ये पहुँचे, खुद से बच्चे आए, खुद से अपना लाभ सुनिश्चित करें, और वही बच्चे जो पढ़ने वाले केवल वही इस पर लाइक करें, वही इस पर व्यू दिखाएं, वही इसको शेयर करें, बस। तो हमारी इस मुहिम पे कि आपका जो समर्थन है, आपका जो सहयोग है, आपका जो प्रेम है कि हमारी ये मुहिम ऑब्जेक्टिव तैयारी कराने की आपकी समझा करके, ये पसंद आ रही कि नहीं आ रही, आप लाइक करके, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाहिर कर सकते हैं, और कमेंट में अच्छे कमेंट करके। तो जरूर अपना प्रेम इस रूप में हम तक प्रदर्शित कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि हमारी मुहिम सही है, आपको इसकी ज़रूरत है और हम इसी पर काम करें। अन्यथा हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इसकी डिमांड है या नहीं। तो जिसकी भी दुनिया में डिमांड है, इसकी सप्लाई नहीं करता है कोई भी, है ना। तो याद रखिए, आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप अपना प्यार या सहयोग इसी रूप में दिखा सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अंगूठा जो ऊपर वाला है ना उसको दबाना, ऐसे को मत दबा देना, ऐसे वाले को दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको मैसेज पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करने इसलिए कहा जाता है कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको मैसेज आएगा कि भैया वीडियो आ चुकी है, पढ़ाई कर लो, ताकि आपको परेशानी होने पड़ेगा, आया कि नहीं आया बार बार नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, व्हाट्सएप शेयर कर दीजिए, है ना। और कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, मुहिम कैसी लग रही है, और आंसर जरूर टाइप करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हाँ, नेक्स्ट क्लास जो है वो अभी आप बताएंगे कि अब हम
तीनों जो 10-10 क्वेश्चन पढ़े हैं कि आप सबको एक साथ लाके फास्ट ट्रैक रिवीजन कर ले सबका चौथे पार्ट में। अगर आप बोलेंगे हाँ तो हम चौथे पार्ट में इस पूरे 31 क्वेश्चंस को एक साथ रिवीजन कर लेंगे ताकि इसका अधिनियम का पूरा एक झलक आप एक साथ देख लें और जो तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाए फास्ट ट्रैक तरीके से। ठीक, हर दिन बोलता हूँ जब आप ये वीडियो पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद ही वीडियो को स्पीड भले ही बढ़ा दें, मगर एक बार रिवीजन तुरंत कर लीजिए। एक बार वीडियो नॉर्मल देख लीजिए मेरे साथ, फिर स्पीड बढ़ा के तुरंत रिवीजन कर लीजिए। ये 2 बार रिवीजन हो गया। इस तीसरे बार अब मैं जब तीनों पढ़ा दिया, अब तीनों पार्ट को मिला के एक चौथा पार्ट बनाऊंगा, इसमें पूरे 31 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो फिर से रिवीजन होगा। क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, क्योंकि वही आपको माइनर मिस्टेक करने से बचाता है, वही आपको गलत ऑप्शन सेलेक्ट करने से बचाता है और वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। इसलिए रिवीजन डबल हो जाएगा मेरी बातों को अगर आप मानेंगे तो आप बताइए कि आप चाहते हैं ऐसा हम करें, सब क्वेश्चन को भी एक साथ लाके चौथा पार्ट बना दें? तो आप बोलेंगे हाँ, तो मैं उस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, पूरे 31 क्वेश्चन को एक साथ पढ़ा दूंगा, फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाएगा, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर में हम चलते चलेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा।